राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछले 190 वर्ष का, आज़ादी से पहले का, 1757 से 1947 का वो संघर्ष का इतिहास, बलिदान और कुर्बानी का इतिहास और असंख्य अज्ञात नायक और नायिकाओं का इतिहास, जो इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए, जो उनका नाम, जिनका इतिहास के अंदर कहीं भी नहीं लाया गया, ऐसी हुतात्माओं को आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ऐसे देशभक्त माँ, भारत माँ के वीर वीरांगनाओं को, सपूत सपुत्रियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु इसी चैनल में, यद्यपि ये प्योर उन अज्ञात क्रांतिकारियों का ही चैनल है, ऐसी ही एक तिब्बत के ऊपर बहुत बड़ा एक अत्याचार हुआ है 1949 में और 59 में। उन्होंने पूरा तिब्बत को 10 सालों में अपने कब्जे में ला करके सारी दुनिया के सामने उन्होंने पाशविकता का, अत्याचार का, शोषण का, हर प्रकार का पाशविक अत्याचार किया है, गुलाम बनाया है तिब्बत को। लेकिन विश्व में इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी आवाज़ बन सकता था भारत, क्योंकि भारत की सुरक्षा उससे संबंधित थी, जुड़ी हुई थी। तो अभी तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, इसको टाइटल बना करके मैंने कुछ किश्तों में 4, 5, 6 एपिसोड पहले भी दिए हैं। अभी 2-3 इसी रो में और दूंगा। उसके बाद फिर से वही क्रांतिकारी आपके सामने मैं लाना शुरू कर दूंगा। तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, इस हेडिंग में, इसके अंतर्गत कल मैंने आपके सामने रखा था कि तिब्बत को काबिज कर लेने के बाद भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो है तिब्बती पठार का सैन्यीकरण। इसका कल विस्तार से मैंने तथ्य और आंकड़ों के सहित आपके सामने विषय रखा था। रेल परियोजनाएं जो उनकी चल रही हैं, उनका प्रभाव क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, पर्यावरण का विनाश कैसे हो रहा है उसका, चूँकि वहाँ से एशिया की और सारी नदियाँ भी वहाँ से इसी ऊपर कैलाश मानसरोवर से और तिब्बत के इसी इलाके से आती है, और उसमें भारत में भी आने वाली ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी, जिसको वो लोहित भी वहाँ बोला जाता है, वो भी आती है। तो पर्यावरण का विनाश का असर तो नदी पर, जल पर होगा ना भाई। ऐसे ही कैलाश मानसरोवर को सैन्य अड्डा बनाने का किस प्रकार का बड़ा प्रयास चल रहा है। कैलाश मानसरोवर समझ सकते हैं, भगवान शिव का धर्मस्थली, जन्मस्थली, कर्मस्थली, और चीनी आबादी का स्थानांतरण जो हुआ है तिब्बत में, कल मैंने आंकड़ों के सामने रखा था आपके साथ। तिब्बत पर चीनी कब्जा हो जाने के बाद एक पूरा अवलोकन, उसका एक थीसिस मैंने आपके सामने, एक निष्कर्ष कल के एपिसोड में रखा था। अब थोड़ा सा इसको और दूसरे ढंग से विचार करते हैं। यदि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत हों, तो भारत को अपनी सीमा की रक्षा के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं है। सीमा पर 10 सिपाही भी रखते तो काम चलता। अभी कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान, क्या है भाई ये पाकिस्तान, साम्राज्यवादी शक्तियों के षड्यंत्र और कुछ हमारे ही राजनीतिक नेताओं के स्वार्थ के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की
हजारों मील लंबी एक नई सरहद विश्व के मानचित्र पर उभर आई। इस कृत्रिम सरहद की रक्षा के लिए भारत को आज तक 4 युद्ध लड़ने पड़े हैं। 1947, 65, 71, 99 अरबों रुपए इन युद्धों पर खर्च करने पड़े हैं। अनेक सैनिकों का बलिदान, पैसे और जान माल का नुकसान तो हुआ ही, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इन 4 युद्धों के अंदर हमें गंवाने पड़े हैं, बलिदान हुए हैं। यही स्थिति चीन की है। चीन के साथ भारत की कभी भी कोई भी सीमा नहीं लगती थी। कश्मीर के बिल्कुल एक कॉर्नर में तुर्किस्तान का एक छोटा सा कोना लगता है, लेकिन तुर्किस्तान भी तो चीन का हिस्सा नहीं था, वो भी उसने कब्जाया हुआ है। और तुर्किस्तान आज खुद चीन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्वयं चीन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और सब प्रकार का उसने युद्ध आरंभ किया हुआ है। तो प्रैक्टिकली भारत के साथ चीन की सीमा कहीं भी नहीं लगती थी। आज भी तिब्बत ये 59 के बाद जो हुआ है वो एक अलग इतिहास है। हजारों मील की सीमा तिब्बत के साथ तो लगती थी हमारी, परंतु चीन के साथ नहीं। 1949 में शुरू हुआ और 50 में लगभग काफ़ी बड़े तिब्बत के चीन को कब्जा लेने के बाद, अधिकृत कर लेने के बाद, इस एक घटना से भारत और तिब्बत के बीच 2400 मील की सीमा भारत और चीन की सीमा में बदल गई। 1959 में पहले तिब्बत और 3 वर्ष के बाद भारत 32,000 वर्ग मील चीन के कब्जे में है। जो 5 स्टेट्स हैं हमारी, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, इन 5 स्टेट्स के ऊपर भी उसकी नज़र है। 1962 में चीन ने जिस प्रकार से पीठ में छुरा घोंपा, पंचशील के उस एग्रीमेंट को तोड़ा और धोखा दिया, हिंद चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन वो कुछ और कर रहा था। चीन के कार्यकलापों का विश्लेषण करने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवालकर ने तो जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, रोन दिया था, तभी गोलवालकर ने कहा था कि अगली बारी अब भारत की होगी, चीन का अगला अटैक, अगला निशाना भारत होगा। सरदार पटेल ने भी अपने ऐतिहासिक पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीन के इतिहास और मानसिकता का परिचय कराया था। आचार्य रघुवीर ने तो चीन के मनोविज्ञान को समझने के लिए काफी कुछ उनको लिखा था। चीन अपनी मानसिकता से एक साम्राज्यवादी देश है। चीन के मिथकों में चीन को सृष्टि के केंद्र में माना गया है और अपनी सर्वश्रेष्ठता का भ्रम तो चीनियों में कूट कूट कर भरा हुआ है।
चीन अपने मूल चरित्र में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी देश है। इसकी गवाही तो उसका इतिहास ही देता है। अब इसे भी इतिहास की दुर्घटना ही कहा जाएगा भाई, कि 1949 में चीन ने साम्यवाद को ग्रहण किया, साम्यवाद अडॉप्ट किया 1949 में, 1949 में। और ये तो कहना चाहिए एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई है चीन की। साम्यवाद ने चीन के बचे खुचे मानवीय मूल्यों का भी नाश किया है। तिब्बत तो धर्म भूमि है। चीन का इतिहास रक्त रंजित रहा है। भारत तो स्वयं ही शायद चीनी साम्यवाद के पीछे के छल बल को समझ नहीं पाया। उस समय बाकी लोग तो समझ रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कितने नाम मैंने कल के एपिसोड में बताए हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल, आचार्य रघुवीर, गुरु गोलवलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ऐसे कितने ही लोगों ने नेहरू को बताने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, पर नेहरू बस कटिबद्ध था कि उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनगिनत पाप करने हैं, और वो इस पाप से भी देश को बचा नहीं सका। अब कहना चाहिए कि हिमालय चीन की लाल छाया से ग्रस्त हो रहा है। इसलिए भारत और तिब्बत दोनों का दायित्व है कि भाई वो चीन का मिलकर मुकाबला करें। ये भारत के हित में है कि तिब्बत शक्तिशाली और स्वतंत्र बने। तिब्बत को शक्तिशाली बनाना तिब्बती जनता का काम है। उनके परिश्रम पर उनका विकास निर्भर करेगा। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा तो एक अटल सत्य है। तिब्बत के साथ हमारे धार्मिक सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। तिब्बत का समर्थन करने की प्रेरणा देते हैं ये सारे रिश्ते। भारतीय राजनीतिकों की नीतियों और भूलों को जनमत जागृत करके बदला या सुधारा जा सकता है। चीन के साथ ये संघर्ष तिब्बत और भारत का साझा संघर्ष हम दोनों को ही लड़ना होगा। दोनों देशों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। भारत की सुरक्षा दांव पर है और तिब्बत की स्वतंत्रता दांव पर है। हाँ, आज की सरकार को भी अपनी स्थिति और आज की स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। समझौते दोनों तरफ से चलते हैं भाई। यदि चीन ने पंचशील का समझौता तोड़ा है और तोड़ता चला जा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो इधर भी ऐसे किसी भी समझौते की चिंता न करते हुए हमें हर तरह का इनिशिएटिव लेना होगा। आज यद्यपि भारत दुनिया के अंदर एक उभरती हुई शक्ति है, और ये भारत ही नहीं, सारा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए हैं। भारत का, मोदी का और भारत का यश कीर्ति का ढंका वहाँ पर बज रहा है। इन 2 दिनों में और भी हम बहुत कुछ देखेंगे, सुनेंगे।
अभी एक और एपिसोड मैं दूंगा, और तब तक शायद मोदी भी वहाँ से आ चुके होंगे। बहुत कुछ दुनिया को देकर और दुनिया से लेकर अमेरिका जैसे बहुत सर्वशक्तिमान देश के साथ पूरी बराबरी के साथ बैठकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके वो भारत में आ चुके होंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का, जनसंघ का, ऑपोजिशन पार्टी के नाते तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए शंखनाद हमेशा होता रहा है। बीच में भारत दुर्बल था, चीन बलशाली राक्षस बन गया था। आज उस बलशाली राक्षस को चुनौती देने के लिए भारत तैयार है, और भी भारत कई देशों से मिलकर चीन को घेर रहा है। इन सारी बातों के अंदर याद रखना होगा कि तिब्बत की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत की सुरक्षा तिब्बत की स्वतंत्रता में निहित है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी 1-2 और एपिसोड, वैसे मैं सोच रहा था अलग चैनल के ऊपर भारत तिब्बत वाले इस प्रसंग को, इस इशू को, इस विषय को मैं 50 और 100 तक भी ऐसी कुछ वीडियोस दे सकता हूँ जो जानकारी से लबालब होंगी, जो आज के समाज को तिब्बत का संघर्ष, उसकी गुलामी, उसका भी गौरवमयी अतीत है। अभी ये 5वां-6वां शायद एपिसोड में दे रहा हूँ, पर एक अलग चैनल पर, क्योंकि राष्ट्रगाथा को मैं प्योरली भारत के उन क्रांतिकारियों के लिए जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। मेरा ये प्रयास अगर आपको ठीक लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।